हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये आपके क्लास 7 जियोग्राफी से है। इस वीडियो में हम ग्रासलैंड से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। हम बात करेंगे टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टू नो अबाउट द पीपल, द लाइफस्टाइल, नेचुरल वेजिटेशन, इकोनॉमी इन द प्रेरीज एंड वेल्थ ग्रासलैंड। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रासलैंड्स दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। दुनिया में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर न तो कोई जंगल है और न ही वहां पेड़ पौधे हैं, बस खाली मैदान है और इन मैदानों में सिर्फ घास ही घास पाई जाती है। घास के साथ साथ यहाँ छोटी बड़ी झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। इन मैदानों को ही ग्रासलैंड्स कहा जाता है। आज की वीडियो में हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में जानेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसे 2 पार्ट्स में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका टाइटल है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स 40 डिग्री और 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स के बीच पाए जाते हैं। वे महाद्वीप के मध्य में समुद्र के प्रभाव से बहुत दूर स्थित हैं और उनमें से अधिकांश आंतरिक निचली भूमि है, जिनमें समतल, आमतौर पर वृक्षविहीन मैदान शामिल हैं। साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में समुद्र के नज़दीक हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अमेरिका में पंपा, साउथ अफ्रीका में वेल्स, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। घास के मैदान कुल भूमि सतह का लगभग 1/4 हिस्सा बनाते हैं। यहाँ हम नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी और साउथ अफ्रीका में वेल्स जैसे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ उगने वाले पौधों के प्रकार काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्लाइमेट और सॉइल कैसी है। क्योंकि क्लाइमेट घास के मैदानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसे आमतौर पर दुनिया के घास के मैदानों को टेम्परेट ग्रास के मैदानों और ट्रॉपिकल ग्रास के मैदानों में विभाजित करने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। उत्तरी अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स को प्रेरी के नाम से जाना जाता है। प्रेरीज में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्से और कनाडा के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में महान झीलों से बाउंड हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह क्षेत्र मिसिसिपी की सहायक नदियों द्वारा और कनाडाई मैदानी क्षेत्रों का अपवाह सस्कैचेवान नदियों की सहायक नदियों द्वारा होता है। प्रेरी महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित हैं, इसीलिए उनमें महाद्वीपीय प्रकार के क्लाइमेट का अनुभव होता है। क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है। गर्मियों में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्मियाँ छोटी और काफ़ी गर्म होती हैं। यहाँ बहुत तेज धूप होती है और आसमान साफ होता है। इसका कारण सर्दियों में वेस्ट क्षेत्र में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दियाँ बर्फ के रूप में बारिश के लिए पर्याप्त ठंडी होती हैं। वर्षा वसंत और गर्मियों की शुरुआत में होती है और 25 से 65 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ स्थानीय गर्म पवन चिनूक चलती है। प्रेरी परिदृश्य में आमतौर पर खुले वृक्षविहीन मैदान होते हैं। पेड़ केवल पहाड़ों की ढलानों पर दिखाई देते हैं जहाँ वर्षा पर्याप्त होती है। ये उन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जहाँ पानी उपलब्ध है। विलू एल्डर्स और पॉपला आम पेड़ हैं। सूखे भागों में कांटेदार पौधों वाले सेजब्रश या स्क्रब पाए जाते हैं। छोटी घास हर जगह उगती है। इस क्षेत्र में कोयोट, गोफर, खरगोश, बाइसन और बेसिन और प्रेरी कुत्ते पाए जाते हैं। एक समय में इन भूमियों पर बाइसन का प्रभुत्व था, लेकिन अंधाधुंध वध के कारण ये जानवर लगभग विलुप्त हो गया। आज यह एक संरक्षित जानवर है। ये क्षेत्र पशुपालन के लिए उपयुक्त हैं। बड़े पशु फॉर्मों, जिन्हें रैंच कहा जाता है, की देखभाल काउबॉय नामक मजबूत लोगों द्वारा की जाती है। इस एरिया के लोग बहुत मेहनती होते हैं। उन्होंने अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है।
आधुनिक समय में कृषि मुख्य व्यवसाय है और गेहूं और मक्का सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं। व्यापारिक कृषि सर्वत्र प्रचलित है। गेहूं का अधिशेष उत्पादन निर्यात के लिए होता है। गेहूं के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सूटेबल है, क्योंकि बारिश बढ़ते मौसम के महत्वपूर्ण समय पर होती है और छोटी छोटी बारिश के कारण यह अधिकांश घास के मैदानों में गेहूं उगाने के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए इन भूमियों को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। खेती की वैज्ञानिक पद्धति और ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और कंबाइन के उपयोग ने उत्तरी अमेरिका को अधिशेष खाद्य उत्पादक बना दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। फसल का एक बड़ा हिस्सा खेत जानवरों को खिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो, लुइस और कैंसस सिटी में मांस पैकिंग उद्योग की वृद्धि हुई है। मैदानी इलाकों के शुष्क भागों में भेड़ पालन की प्रमुखता है। अल्फाल्फा घास के मैदानों के शुष्क भागों में चारे की फसल के रूप में व्यापक रूप से उगाई जाती है। यहाँ विशाल एस्टेनिया हैं जिन पर भेड़ और मवेशियों के बड़े झुंड पाले जाते हैं। रेफ्रिजरेशन की शुरुआत के साथ यूरोप में गोमांस और मटन का निर्यात करना संभव हो गया है। डेयरी फार्मिंग एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी बेल्ट का विस्तार ग्रेट लेक्स से लेकर अटलांटिक तट तक है। वे बड़ी मात्रा में दूध, मक्खन और पनीर और चमड़े, ऊन, मांस, वसा, हड्डियों और सींग जैसे कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। यहाँ बड़े खनिज भंडार, विशेष रूप से कोयला और लोहा और सड़कों, रेलवे और नहरों का एक अच्छा नेटवर्क है। इसी कारण से इसे विश्व में सबसे अधिक औद्योगिकृत बनाया गया है। इस कारण यहाँ कई बड़े शहर भी शामिल हैं। उनमें से अधिकांश अनाज और मांस के व्यापार और भोजन के प्रसंस्करण वाले ट्रेडिंग केंद्र हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एडमॉन्टन, ये कनाडा के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में से एक का केंद्र है। यह एक महत्वपूर्ण रेलवे और सैन्य केंद्र है। शिकागो, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इलिनॉइस का सबसे बड़ा शहर है और मिशिगन झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित है और इसमें संचार के लिए असाधारण सुविधाएं हैं। यह महान मक्का बेल्ट के उत्तर में स्थित है और इसका उपयोग फैटनिंग, पिग्स और मवेशियों के लिए किया जाता है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मांस पैकिंग केंद्र है। आगे वेल्थ्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे।